हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस जोन बाय उषा चैनल। तो बेटा आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 पाठ 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मानव नेत्र, अब देखिए बेटे, हमारे आसपास इतना रंग बिरंगा संसार है, हम किस कारण से देख पाते हैं? नेत्र के कारण से। कल्पना करिए आपके मान ले आंखें नहीं हो या आपको दिखाई नहीं दे, तो आप क्या इतनी सुंदर सुंदर चीजों को देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो नेत्र है वो कैमरे की भांति कार्य करता है, या ये कह दिया जाए कि जो कैमरे का आविष्कार है वो मानव नेत्र के अनुसार किया गया है। जैसे हमारे नेत्र की संरचना होती है, ऐसे ही कैमरे की संरचना होती है। तो आइए आज हम करते हैं कि भी मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हमारा आता है बेटे इसमें नेत्र गोलक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, यानी कि ये है हमारे मानव नेत्र का चित्र। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है मानव नेत्र का चित्र, आप वहां से देख करके इसको अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार क्या होता है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, खाली ये भी आ जाता है। तो सबसे पहला भाग है हमारा नेत्र गोलक। जो पूरी आंख है बेटे हमारी, वो क्या कहलाती है? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का जो आकार होता है एक गोले के समान होता है, और इसका जो व्यास होता है, जब ये गोले के समान है तो इसका व्यास हो गया, वो कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यानी कि मानव नेत्र का जो गोलक का जो व्यास है वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर के बराबर होता है लगभग। फिर आगे आता है इसका जो विभिन्न भाग है इसके मानव नेत्र के। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वच्छ मंडल यानी कि कोर्निया की। अच्छा, एक बात और आपको पहले बता देती हूँ, जब हम नेत्र दान करते हैं तो पूरी आंख नहीं की जाती बेटे, क्या किया जाता है? कोर्निया का दान किया जाता है, कोर्निया चढ़ाया जाता है एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्निया की। क्या होती है? ये एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है। हमारा जो नेत्र गोलक होता है इसके सामने एक उभार है, देखो जो ये दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा आपका। तो जो ये उभार है बेटे, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? कोर्निया। यह एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है और नेत्र के अग्रभाग पर उभार के रूप में स्थित होती है। मान ले आपसे कई बार क्या होता है बेटे, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, 6 नंबर का हरियाणा बोर्ड में 6 का, और आपके सीबीएसई में 5 नंबर का, कि भाई मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसके विभिन्न भागों को समझाइए। या कई बार परिभाषा में पूछ लेते हैं अलग अलग से आपसे, जैसे मान ले यही दे दिया कोर्निया, तो आप क्या कहेंगे? यह एक पतली पारदर्शी झिल्ली होती है जो नेत्र गोलक के सामने एक उभार के रूप में स्थित होती है। कोई भी प्रकाश किरण जब आती है बेटे, तो पहले वो किससे अपवर्तित होगी? किससे? कोर्निया से। ठीक है, तो अधिकांश भाग का जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किसके द्वारा कर दिया जाता है? कोर्निया के द्वारा। ठीक है बेटे, और एक और खास बात आपको याद रखनी है कि भी जो कोर्निया या स्वच्छ मंडल होता है इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं होती। अब रक्त वाहिका नहीं होती तो फिर हमारा प्रश्न आता है कि वे जो कोर्निया है ये अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि जो कोई भी हमारे अंग है शरीर के, पोषण कहाँ से मिलता है? रक्त के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कोई भी रक्त वाहिका नहीं है, फिर इसके पास पोषण कहाँ से आता है? तो क्या होता है बेटे, एक तो जो आंसू निकलते हैं उनसे कोर्निया को पोषण मिलता है, और एक जो हमारा ये नेत्रोद है इसके भीतर एक द्रव भरा होता है, पारदर्शी द्रव, तो उससे भी क्या होता है? इसको पोषण मिलता है। यानी कि जो हमारा कोर्निया है इसको पोषण किस किस से मिला? एक तो आंसू से और एक नेत्रोद से। फिर आपका आता है, सबसे पहला भाग हो गया कोर्निया, दूसरा आपका है नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है? एक पारदर्शी द्रव होता है, पारदर्शी द्रव है जो कि आपके लेंस, नेत्र लेंस और कोर्निया के बीच में भरा होता है।
ठीक है। फिर आगे आपका आता है बेटे, वो आपका है परितारिका। ठीक है, तो परितारिका क्या होता है कि भी ये आपने देखा होगा, एक बात और सबसे पहले कि आपने देखा होगा किसी की आंखें भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की हरे हरे रंग की भी होती है, किसी की नीली होती है। वो किसके कारण से? परितारिका के कारण से। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि आंखों का जो रंग होता है कौन से भाग के कारण होता है? परितारिका के कारण से। तो ये एक पतली गोलाकार फेशियल डायफ्राम होता है। यहाँ पर तो हमें से चपटा दिखाई दे रहा है ये डायफ्राम। एक्चुअल में आपकी आंखों के अंदर बेटे जो रंगीन भाग है, किसी की भूरी किसी की काली, तो वो गोल गोल जो सर्कल होता है वो आपका क्या होता है? परितारिका। ठीक है, और ये क्या करता है? आपकी कॉर्निया के पीछे है और ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये कार्य हो गया परितारिका का। परितारिका का कार्य क्या है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा हमारे जो ये अभिनेत्र लेंस है उस तक पहुंच पाए। फिर आगे बात आती है, आपका अगला भाग आ गया। पहले हमने कर लिया कॉर्निया, फिर नेत्रोद, फिर परितारिका। हमने बोला था कि भी परितारिका जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता, साइज को। तो फिर हम बात करते हैं पुतली की। जो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, इतना, ये क्या है आपका? पुतली। तो पुतली क्या होता है बेटे? परितारिका आपने देखा भी होगा, आपकी जो आंखों के अंदर काला काला गोल सर्कल है बड़ा, उसके बीच में एक छोटा सा और गाढ़ा काला एक और छोटा सा छेद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली क्या करता है कि हमारी आंख के अंदर कितना प्रकाश प्रवेश कर पाएगा उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली क्या करती है कि भी हमारी आंख के अंदर कितना प्रकाश प्रवेश कर पाएगा उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। आपने देखा भी होगा, कई बार आप बंद कमरे में हो, वहां पर मतलब जैसे अंदर खूब लाइट वगैरह थी, लाइट चली जाती है, अचानक से आपको वहां कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ी देर बाद फिर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और आपकी मतलब आंखें ऐसे फैल जाती है। आप डिम लाइट में जब देखते हो, कम प्रकाश है, मंदा प्रकाश है, तो धीमी रोशनी है, तो आप क्या करेंगे? आंखों को थोड़ा ऐसे चौड़ा करके पढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। तो पुतली का साइज फैला रहे हैं आप। और जब एकदम से अंधेरे में है और एकदम से आप लाइट में आते हैं, या रूम में लाइट गई हुई थी, किसी ने आके लाइट ऑन कर दी, एकदम से तेज प्रकाश आता, तो आपकी आंखें ऐसे हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज प्रकाश में क्या होता है, आपकी आंखें सहन नहीं कर पाती, तो उस समय पुतली का साइज घट जाता है। तो तेज प्रकाश जब होता है कि बहुत ज्यादा प्रकाश अंदर ना जाए, तो इसलिए पुतली का साइज सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब कम लाइट होती है तो हमारी आंख को ज्यादा प्रकाश की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा? हमारी पुतली का साइज फैल जाता है। तो यानी कि पुतली हमारे प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश हमारे दृष्टि पटल तक, यानी कि अभिनेत्र लेंस तक जाएगा, और फिर वो दृष्टि पटल पर उसका प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, तो पुतली का काम क्या है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। फिर आगे बेटा हमारा आता है अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है, तो जो अभिनेत्र लेंस है बेटे, ये भी दूसरे लेंसों की तरह होता है, द्विउत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? द्विउत्तल। आपने इससे पीछे वाला चैप्टर, जब 10वां चैप्टर किया था लेंसों वाला, तो उसने किया था कि दोनों तरफ से, यानी कि द्विउत्तल कैसा होगा? इधर से भी उत्तल और इधर से भी उत्तल। तो द्विउत्तल लेंस होता है हमारा। और किसका बना होता है? रेशेदार जेली जैसे पदार्थ का बना होता है। ठीक है, पारदर्शी होता है, रेशेदार जेलीनुमा पदार्थ का बना होता है और द्विउत्तल लेंस होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो मानव नेत्र है वो कैसा होता है? द्विउत्तल लेंस। अच्छा, किस चीज का बना होता है? रेशेदार जेलीनुमा पदार्थ का। और ये कहाँ स्थित होता है? जो आपकी परितारिका थी उसके ठीक नीचे होता है ये।
और जो अभिनेत्र लेंस क्या करता है बेटे कि जो अभी हमने कहा था कि भी प्रकाश का अधिकांश भाग का जो अपवर्तन है वो किससे हो जाता है, कोर्निया से, यानी कि स्वच्छमंडल से हो जाता है। फिर अभिनेत्र लेंस का काम क्या है, जब अपवर्तन इसने कर दिया तो ये क्या करता है कि भी कोई वस्तु दूर रखी या नजदीक रखी, उसकी फोकस दूरी को समायोजित करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित करके दूर और नजदीक रखी सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो फिर यहाँ पर बात आती है कि भी आपका जो आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनेगा, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल, इसी को ही रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल का ही दूसरा नाम क्या है, रेटिना है। फिर बात आती है कि जो प्रतिबिंब है बेटे वो कैसा होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी जो मानव नेत्र में जो दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उल्टा और वास्तविक। फिर बात आती है दृष्टिपटल की। दृष्टिपटल क्या होता है, आंख के पिछले वाले भाग में स्थित होता है, जिसको आंख का पर्दा भी कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ये एक सूक्ष्म झिल्ली होती है बेटे। एक्चुअल में दृष्टिपटल क्या होता है, सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मतलब जो कोशिकाएं प्रकाश में सक्रिय हो जाती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती है, प्रकाश से वो एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती हैं, उनको बोलते हैं प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। ये कोशिकाएं क्या करेंगी, प्रकाश की जो किरणें आती है उनको विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। तो रेटिना का काम क्या हो गया कि भी जो अभिनेत्र लेंस से जो प्रतिबिंब बना था प्रकाश का रेटिना के ऊपर, उससे क्या होगा, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय होकर उसको किसमें बदल देगी, विद्युत संकेतों में। विद्युत संकेत जो होती है, फिर यहाँ पर हमारी एक और होती है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका क्या करती है, जो हमारा ये दृष्टिपटल है, यहाँ जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं थी, उन्होंने क्या किया था, प्रकाश को किसमें बदला था, विद्युत संकेतों में। उन विद्युत संकेतों को दृक् तंत्रिका ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, और फिर इन जो आपके ये विद्युत संकेत थे, मस्तिष्क इनको ग्रहण करता है और व्याख्या करता है, फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। अच्छा बेटा, एक बात और थी कि जो हमारा ये दृष्टिपटल है, इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अभी मैंने कहा था कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक शंकु कोशिका और एक छड़ कोशिका या दंड कोशिका बोल सकते हैं। शंकु कोशिका जो होती है वो तीव्र प्रकाश में कार्य करती है, उससे हमें रंगों की पहचान होती है। जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, कौन सी कोशिका के कारण दिखाई देते हैं, शंकु कोशिका के कारण से। तो कौन से प्रकाश में सक्रिय होती है ये, तीव्र प्रकाश में। और जब मंद प्रकाश होता है तो उस समय हमारी दंड या छड़ कोशिका सक्रिय होती है। उससे सिर्फ हमें ये पता चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, सिर्फ हमें रंगों की पहचान नहीं होती, सिर्फ हमें वस्तु की उपस्थिति का पता चलता है। जैसे आप कभी थिएटर में गए हो, पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए हो, तो जब आप पिक्चर हॉल में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहां पर जो होते हैं लड़के, वो आपको टॉर्च ले जाकर के आपकी सीट तक पहुंचाते हैं। मान लो पिक्चर स्टार्ट हो रखी है और आप बीच में जाते हैं तो, और थोड़ी देर बाद जब आप बैठ जाते हैं, बैठने के बाद फिर आपको सब दिखाई देता कि हाँ वहां बंदा बैठा है, लेकिन क्या है कि उनके कपड़ों के रंग नहीं दिखाई देते। ऐसे ही घर में भी आपकी लाइट चली जाती है तो एकदम लाइट जाते ही रूम में मान लो बैठे हैं, रूम में लाइट बंद कर दी किसी ने, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद आप बैठे रहते हैं तो आराम से थोड़ी देर में आपको दिखाई देने लग जाता है कि
वहां पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो ऐसा समय क्यों लगता है कि पहले हमारी जब प्रकाश था, तीव्र प्रकाश, तो कौन सी कोशिकाएं सक्रिय थी? शंकु कोशिका। तो दंड कोशिका को सक्रिय होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, फिर कुछ सेकंड में हमें दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही फिर मान लो हम अंधेरे में थे, फिर एकदम से लाइट किसी ने ऑन कर दी, तो हमें कुछ समय के लिए, या फिर सर्दियों में क्या होता है, कई बार हम धूप में बैठे हैं, एकदम से अंदर रूम में आते तो हमें कुछ भी दिखाई देता, थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है। या गर्मियों में हम बिल्कुल रूम बंद करके, बिल्कुल लाइट वगैरह बंद करके ऐसे चला के लेट जाते हैं और एकदम से हम बाहर निकलते हैं, या फिर कोई लाइट ऑन करता तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों होता है बेटे? जब तीव्र प्रकाश होता है तो हमारी जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय होती है, दंड कोशिकाएं ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, तो इसलिए हमें तीव्र प्रकाश का आभास होता है, वो चीजें रंग दिखाई देते हैं। जब एकदम से मंदा प्रकाश आता है, अंधेरा हो जाता है, तो हमारी दंड कोशिकाएं सक्रिय होने में थोड़ा सा टाइम लेती, कुछ सेकंड का, फिर कुछ सेकंड बाद हमें दिखाई देने लग जाता है। तो समझना है आपको बात की हमें एकदम से लाइट जाने के तुरंत बाद क्यों नहीं दिखाई देता, या फिर लाइट आने के तुरंत बाद क्यों नहीं दिखाई देता। तो कुछ सेकंड का समय लगता है हमारी कोशिकाओं को सक्रिय होने में। तो तीव्र प्रकाश के लिए और रंगों के लिए कौन सी कोशिका, यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि तीव्र प्रकाश के लिए कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती, शंकु कोशिका। या रंगों की पहचान में कौन सी कोशिकाओं के कारण होती, शंकु कोशिकाओं के कारण से। और जो वस्तु का आभास या फिर प्रकाश ब्लैक एंड व्हाइट का पता चलता है सिर्फ हमें, वो किसे, दंड कोशिका, या उसको हम क्षण कोशिका भी बोल सकते हैं। समझ में आया? फिर ये अलग से प्रश्न भी आता है बेटा 1 या 2 नंबर में कि भी हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि भी जो यहाँ पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं थी हमारी दृष्टि पटल पे यानी कि रेटिना पे, वो क्या करती है, प्रकाश को किस में बदल देती है, विद्युत संकेतों में। आपको यही लिखना है कि भी जो दृष्टि पटल पर हमारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो प्रकाश को किस में बदल देती हैं, विद्युत संकेतों में। विद्युत संकेतों को दृढ़ तंत्रिका मस्तिष्क के पास ले जाती है। मस्तिष्क उन विद्युत संकेतों का विश्लेषण करता है और फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। आपको ये लिखना है, समझना है? तो बेटा ये था आपका मानव नेत्र के बारे में। इसमें आपको खाली नामांकित चित्र भी बनाना आ सकता है, या फिर इसमें से किसी एक अलग से किसी भाग के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भी हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अभी आपको बताया है। अच्छा, फिर आगे बात आती है आपकी कि भी एक और टॉपिक है समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता क्या होता है बेटे? आप देखते हैं कि भी आप नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु, कोई वस्तु आपके पास में रखी है आप उसको भी अच्छी तरह से देख लेते हैं, कोई वस्तु आपसे दूर रखी है तो आप उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपने पीछे वाला जब चैप्टर किया था 10वां, तो उसमें आपने देखा था कि भी जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कितनी, उसी हिसाब से वो चीज को फोकस करता है। तो लेंस तो हमारी आंख में एक ही है, फिर दूर रखी वस्तु को भी फोकस कर लेता है और नजदीक रखी वस्तु को भी फोकस कर लेता है। ऐसे कैसे? वो अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है, समायोजित कर सकता है। तो हमारे अभिनेत्र यानी कि यही उसकी क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या होगी? मानव नेत्र के लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है, यानी कि घटा बढ़ा सकता है। क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। फिर बात आती है, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है बेटे कि भी हम दूर रखी वस्तु और नजदीक रखी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे देख पाते हैं कि भी हमारा जो
मानव नेत्र का जो लेंस है बेटे, अभी मैंने आपको बताया था जब मानव नेत्र के बारे में बताया कि भी किस चीज का बना होता है, रेशेदार जेली युक्त। और अभी आपको बता दिया कि फोकस दूरी को घटा बढ़ा सकता है। जब मानव नेत्र का चित्र बनाया तो हमने दिखाया था कि पक्षमाभी पेशियां थी वहां पर, मानव नेत्र को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जुड़ी हुई थी। ठीक है, जैसे अब ये मानो कि भाई ये पक्षमाभी पेशियां है, इधर भी लेंस लगा हुआ है और नीचे भी लेंस है, मतलब ये लेंस है, ऊपर भी पक्षमाभी पेशियां, नीचे पक्षमाभी पेशियां है। जब पक्षमाभी पेशियां उनमें शिथिलन होता है, मतलब फैलती हैं। जब कोई चीज फैलेगी तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये देखिए पतला हो गया इसका छल्ले का आकार भी। अब पतला हो जाएगा तो यानी कि इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी तो यानी कि फोकस दूरी बढ़ गई। अब फोकस दूरी बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि दूर की वस्तु को फोकस कर सकता है वो लेंस। हम दूर की वस्तु भी आसानी से बिल्कुल सुस्पष्ट देख सकते हैं। फिर जो, क्योंकि मांसपेशियों की विशेषता है फैलना और सिकुड़ना, जब ये पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा अभिनेत्र लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी वक्रता बढ़ जाएगी, गोलाई बढ़ गई। गोलाई बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ये मोटा हो गया और इसकी फोकस दूरी घट गई। फोकस दूरी घट गई तो यानी कि ये नजदीक की चीज को आसानी से देख सकते हैं। एक बार दोबारा समझाते हैं। जब हमारी पक्षमाभी पेशियां फैलती हैं बेटे तो क्या हो जाएगा, हमारा अभिनेत्र लेंस ऐसे लंबा हो जाता है। लंबा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी गोलाई घट गई। अब देखो ज्यादा गोल नहीं है ये, यानी कि यहाँ पर आपको क्या बात याद रखनी है, पक्षमाभी पेशियां फैलेंगी, अभिनेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगी, वो पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और हम दूर की वस्तु को फोकस कर पाएंगे। क्या क्या बात याद रखनी है, जो पक्षमाभी फैलेंगी, फिर क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता घट जाएगी। अभी आपने देखा था ना, वक्रता घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटे, और क्या हो जाएगा, उससे फोकस दूरी बढ़ने से नेत्र लेंस पतला हो जाएगा। और दूर की वस्तु फोकस कर पाएंगे। समझ में आई बेटे, पक्षमाभी पेशियां फैली, अभिनेत्र लेंस की को उन्होंने लंबा कर दिया और पतला कर दिया। अभिनेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, लंबा और पतला। उससे उसकी वक्रता घट जाएगी, फिर फोकस दूरी बढ़ जाएगी। देखो बेटे, दो चीजें आप दिमाग में रखना, वक्रता घटेगी तो फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर की वस्तु को फोकस कर पाएंगे और फिर नजदीक क्या होगा, तो यानी कि इसका उल्टा, पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ेंगी, लेंस जो है हमारा मोटा और छोटा हो जाएगा, लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी और हम नजदीक की वस्तु को आसानी से देख पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे,
कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हम दूर और नजदीक की वस्तु को एक साथ कैसे देख पाते हैं। मान लो 1 नंबर में पूछे तो हम कहेंगे पक्षमापी पेशियों के कारण फोकस दूरी घट बढ़ सकती है। और इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोकस यानी कि जो पक्षमापी पेशियां हैं वो फैलेंगी तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस लंबा और पतला हो जाएगा, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाएगी, हम दूर की वस्तु देख पाएंगे। पक्षमापी पेशियां जो हमारी सिकुड़ेंगी तो हमारा अभिनेत्र लेंस छोटा मोटा हो जाएगा और वक्रता बढ़ जाएगी। वक्रता मतलब ज्यादा गोल हो जाएगा, गोलाई बढ़ जाएगी और फोकस दूरी घट जाएगी, जिससे हम नजदीक की वस्तु आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा बेटा 2-3 और हमारी छोटी छोटी हैं जो मानव नेत्र से संबंधित चीजें हैं। मानव नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। एक ही बात है, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, ठीक है। तो देखो बेटे, आप ये करके भी देख सकते हैं। अपने सामने कोई बुक रखो या कोई भी वस्तु है तो उसको बिल्कुल नजदीक लेकर आइए। जितना आप ज्यादा नजदीक लेके आते हैं आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। या फिर घर पे भी आपने देखा होगा, मम्मी पापा या दादा दादी ये कहते हैं, टीचर भी ये बोलते हैं कि बिल्कुल नजदीक से मत पढ़ो, ऐसे डिस्टेंस बनाकर पढ़िए। तो वो डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है कि भी कितनी निकटतम दूरी पर हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकते। एक जो वयस्क होता है, जवान होता है, उसकी जो दूरी होती है, निकट बिंदु दूरी, वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि मानव नेत्र की वह निकटतम दूरी जहां पर वह किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, वह क्या कहलाता है, मानव नेत्र का निकट बिंदु। वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फिर आता है दूरतम बिंदु। ये दूरतम बिंदु क्या होता है बेटे, मानव नेत्र की वह दूरतम जगह, दूर का बिंदु जहां तक वो सुस्पष्ट देख सकता है। कहां तक देख सकता है, जो बिल्कुल वयस्क होता है, स्वस्थ वयस्क होता है, जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती हैं, वो अनंत तक सुस्पष्ट देख सकता है। जहां तक दृष्टि जाती है बिल्कुल साफ दिखाई देगा उसको। धुंधला दिख रहा है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई नेत्र दोष है। तो जो वयस्क मानव नेत्र का जो दूरतम बिंदु है वो कितना होता है बेटे, अनंत तक। समझ में आई आपको बात। तो ये थे हमारे कुछ मानव नेत्र से संबंधित बेटे कुछ प्रश्न और कुछ आपके टॉपिक। तो अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। दूरतम बिंदु कितना होता है, अनंत तक। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछना। थैंक यू बेटा।